हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने क्लास 12 के हमारी जो पॉलिटिकल साइंस बुक है वर्ल्ड वाली, उसको डिस्कस कर रहे थे। और उसका चैप्टर 4 जो था अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, उसको बेसिकली जो था हमने डिस्कस किया था, क्योंकि उसके इंट्रोडक्शन को ओवरव्यू को हमने देखा था। और साथ ही साथ तो मैंने आपको ये बताया था कि अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर क्या है, ठीक है, उनको क्यों बनाया गया, सारी जो बेसिक बातें जो हमने इसके पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने जो हमारा दूसरा टॉपिक है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आप सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाएं। और ये सारे के सारे टॉपिक जो होता है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, काफी ज्यादा होता है, इंपॉर्टेंट है। खैर, इसमें से तो इस साल भी क्वेश्चन आता है पॉलिटिकल साइंस का, तो इस सारे के सारे टॉपिक को होता है बहुत अच्छे से पढ़ेगा, कोई भी होता है इसमें कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, ठीक है। तो आई होप आप इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जो होता है बेसिकली क्या है, सबसे पहले जो हम इसको एक इंट्रोडक्शन इसका लेंगे, ठीक है, कि यूरोपियन यूनियन आखिरकार है क्या, ठीक है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन जो होता है एक तरीके का पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरीके का राजनीतिक और आर्थिक जो होता है ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर आप इसको एक एसोसिएशन भी होता है बोल सकते हैं, ठीक है, जिसकी स्थापना जो थी बेसिकली 7 फरवरी 1992 को जो था वो की गई थी ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट को साइन करने के बाद। प्रेजेंट टाइम में बेसिकली इसमें होता है कुल 27 कंट्रीज जो होते हैं, 27 यूरोपियन कंट्रीज जो होता है इसमें शामिल है। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि यूरोपियन यूनियन जो होता है वो एक तरीके का एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो होता है ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर एक एसोसिएशन है 27 कंट्रीज का, ठीक है, 27 यूरोपियन कंट्रीज का, जिसकी स्थापना जो थी वो 7 फरवरी 1992 को था ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट के साइन करने के बाद जो थी वो की गई थी, ठीक है। अब मैं इसको होता है बेसिकली आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं कि यूरोपियन यूनियन जो होता है वो है क्या। देखिए, आप सभी होता है जानते हैं कि अगर हम अपने खुद की कंट्री की बात करें, ठीक है, जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर जो है कुल जो होता है 27 या फिर 28 होता है, जितने भी ठीक है राज्य जो है, ठीक है, वो सब जो होता है मिल करके, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे इंडिया का मैप है, इसमें बहुत सारे स्टेट्स जो होते हैं, ठीक, वो मिल करके जो होता है इंडिया का निर्माण करते हैं। ठीक बिल्कुल इसी तरीके से क्या है, जितने भी हमारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, खास करके जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, जो पश्चिम वाली यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, वो सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि जैसे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो फैली हुई हैं, जैसे हमको मैप के अंदर दिखाई देती हैं, वो सारी की सारी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो होती हैं आपस में मिल करके होता है यूरोपियन यूनियन का निर्माण करती हैं। जैसे यहाँ पे सारे स्टेट्स जो होते हैं मिल करके इंडिया का निर्माण करते हैं, इंडियन यूनियन का निर्माण करते हैं, वैसे ही जितने भी यूरोपियन कंट्रीज होती हैं जो कि इसके मेंबर हैं, वो सबके सब जो होता है साथ मिल करके होता है यूरोपियन यूनियन का निर्माण जो होता है वो करते हैं, ठीक है। इसका जो बेसिक फंडा होगा आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी यूरोपियन बनाने को पीछे का इसका मकसद क्या था, ठीक है, इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव की की बात करें तो वैसे यूरोपियन यूनियन को बनाने के जो था वो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव थे, हमने पिछले वीडियो के अंदर देख लिया है, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बहुत सारे कारण थे। लेकिन हमको जो बुक में जो दिया गया है, ठीक है, जो हमको बोर्ड में आंसर राइटिंग में लिखना है, मैं आपको बता देता हूं कि यूरोपियन यूनियन को बनाने का, ठीक है, जो मेन मकसद जो था, ठीक है, जो इन सारी कंट्रीज का इन सबको बनाने का जो मेन मकसद जो था वो बेसिकली एक कॉमन सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को अचीव करना था। मतलब इन्होंने यूरोपियन यूनियन का निर्माण इसलिए किया ताकि वो एक तरीके के कॉमन सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को अचीव कर पाए, ठीक है, एक कॉमन करेंसी को क्रिएट कर पाए, एक कॉमन करेंसी सारी की सारी कंट्रीज का उसको बना पाए, और इसके साथ साथ होता है कॉपरेशन को बढ़ावा जो होता है वो दे सके, ठीक है, जस्टिस के ऊपर, या फिर जितने भी इनके घरेलू इश्यूज होते हैं, ठीक है, जितने भी इनके होम अफेयर्स होते हैं, जितने भी इनके घरेलू मुद्दे हैं, ठीक है, इश्यूज हैं, उनके ऊपर होता है कॉपरेशन भी होता है बढ़ावा, उन सभी के ऊपर होता है कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने यूरोपियन यूनियन का निर्माण किया था, ठीक है। कॉमन एक इकोनॉमिक मार्केट क्रिएट कर लें, उसके वजह से भी जो था यूरोपियन यूनियन का निर्माण किया गया था। लेकिन ये सारे पॉइंट्स होता है हमारे बुक के अंदर दिए गए हैं, ठीक है, तो इन पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। आई होप आपको यूरोपियन यूनियन का इंट्रोडक्शन और इसको बनाने के पीछे का, ठीक है, जो
ऑब्जेक्टिव जो था, ठीक है, जो मोटिव जो था वो समझ में आ गया होगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि इस बुक के अंदर हमको बहुत सारे जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, ऐसे इंटरनेशनल एजेंसी जो होते हैं वो हमको देखने को मिलेंगी। जैसे कि अभी हमने यूरोपियन यूनियन देखा, फिर आप आसियान पढ़ेंगे, फिर यूनाइटेड नेशन आप पढ़ेंगे, फिर वर्ल्ड बैंक, IMF, ऐसे बहुत सारे तरीके के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे। और इन सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको एक बात जो ध्यान देनी है वो ये है कि आप सभी को ये जितने भी पॉइंट हैं, ठीक है, कि कब क्रिएट किया गया, कौन सी ट्रीटी साइन करके उनको क्रिएट किया गया, कितने मेंबर हैं, कहाँ पे क्रिएट किया गया, ठीक, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी चीजें जो होती हैं आपको हर एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का पता जो होता है को जरूर होना चाहिए। ये आपके लिए 1 मार्क्स में होता है और खास करके 2 मार्क्स में होता है, बहुत ज्यादा होता है, इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आप इस बात को याद रखेंगे और इंप्लीमेंट भी करेंगे। और चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब जो हम देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन को आखिरकार क्रिएट क्यों किया गया था, वाई यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन को आखिरकार बनाया क्यों गया था। अगर दोस्तों हमें यूरोपियन यूनियन को बनाने के पीछे के कारण को देखें, अभी तो हमने इसके ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया, इसका मोटिव क्या है, लेकिन अगर हम इसके यूरोपियन यूनियन के ऑब्जेक्टिव को जानने की कोशिश करें, इसके कारण को जानने की कि अगर क्यों आखिरकार क्यों यूरोपियन यूनियन को बनाया गया था, तो इसके लिए हमको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, थोड़ा पीछे मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास, ठीक है। देखिए आप सभी जानते होंगे, ठीक है, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था बेसिकली 1939 से लेकर के 45 तक लड़ा गया था। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होने के पीछे जो थे वो बहुत सारे कारण थे, ठीक है, बहुत सारे कारणों की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। जैसे कि अलायंस सिस्टम बहुत ज्यादा उस समय हो गया था, उसके वजह से हुआ, ठीक है, और टेरिटोरियल एनेक्सेशन जो था कि बहुत ज्यादा उस समय चल रहा था, उसके वजह से हुआ। लेकिन इन सारे कारणों के साथ साथ जो था, इन सारे कारणों की वजह से तो हुआ ही, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के पीछे जो सबसे मेन कारण जो था वो ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो था, ठीक है, इस टाइम पीरियड के दौरान जो था, जो यूरोप के जो लोग जो थे या फिर हम यूं कहें यूरोप के जो लीडर्स जो थे, उनके अंदर जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग जो थी, राष्ट्रवाद की जो फीलिंग जो थी, उनके अंदर बहुत ज्यादा जो थे बढ़ गई थी यूरोप के लोगों के अंदर, और यूरोप के जितने भी लीडर थे उन सभी के अंदर इस टाइम पीरियड के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो था, नेशनलिज्म की फीलिंग जो थी वो बहुत ज्यादा जो थी वो बढ़ गई थी, ठीक है, आप कह सकते हैं पीक पे आ गई थी, ठीक है, अपने चरम स्तर पे आ गई थी, ठीक है। और इस नेशनलिज्म की फीलिंग, ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी ये नेशनलिज्म की जो फीलिंग होती है वो किसी व्यक्ति के अंदर या फिर किसी राष्ट्र के अंदर होता है वो बहुत ज्यादा जो हो जाती है, ठीक है, तो ये फिर ये उस तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, फिर ये नेशनलिज्म जो होता है वो नेशनलिज्म नहीं रह जाता, ठीक है, फिर ये राष्ट्रवाद जो होता है वो एक उग्र राष्ट्रवाद के अंदर होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, फिर ये राष्ट्रवाद जो होता है ये उग्र राष्ट्रवाद के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके वजह से होता क्या है, जब ये राष्ट्रवाद, जब हमारा नेशनलिज्म जो होता है ये उग्र राष्ट्रवाद के अंदर बदल जाता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, उस देश के पर्टिकुलर, ठीक है, उस देश के जो लोग होते हैं या फिर उस देश के जो लीडर होते हैं वो अपनी जो आसपास की जो टेरिटरीज होते हैं या फिर जितने भी दूसरे देश होते हैं उनके साथ जो होता है वो तालमेल नहीं मिला पाते हैं, ठीक है, उनके साथ जो होता है पीसफुल रिलेशन होता है, एक कोऑपरेटिव रिलेशन होता है, कभी भी बिल्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ठीक है। इस चीज को आप अपने डेली लाइफ में भी होता है देख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जो कि अपने आप को बहुत ज्यादा होता है पावरफुल समझता है, ठीक है, कि मैं ही होता है कि सबसे ताकतवर हूं, ऐसा व्यक्ति होता है वो समाज में होता है किसी भी व्यक्ति के साथ जो होता है वो एक पीसफुल रिलेशन, एक फ्रेंडली रिलेशन नहीं बना पाता, उसके हमेशा दूसरे के साथ झगड़े ही चलते रहते हैं। ठीक बिल्कुल यहाँ पे भी हुआ था कि जब नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत ज्यादा हाई हो गई, ठीक है, बहुत ज्यादा जो थे वो अपने चरम स्तर पे आ गई, तो उस समय क्या था, कन्फ्लिक्ट जो था बहुत सारे हो रहे थे, और इसी की वजह से जो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था हुआ। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो ऑब्वियस सी बात है इसमें यूरोप का जो था, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज जो थी उनका जो था सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो था वो डेट क्या थी, ठीक है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें भी यूरोप का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें भी यूरोप की जो इकोनॉमी जो थी, जो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो था इनका सब कुछ जो था पूरा का पूरा यूरोप जो था वो तबाह हो चुका था, ठीक है। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो हो गया, ठीक है, तो उसके बाद जो था जितने भी यूरोप के जो लोग जो थे और यहाँ के जितने भी लीडर जो थे उनके सामने जो था वो सिर्फ अब 2 रास्ते थे। वो 2 रास्ते क्या थे कि या तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके आसपास के जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उन सभी के बीच में जो पुराने रिश्ते जो हैं, ठीक है, जो लड़ाई झगड़े वाले जो रिश्ते जो हैं, जो दुश्मनी के जो रिश्ते जो हैं,
ठीक है, जो आपस में मारपीट वाले जी के जो रिश्ते हैं, या तो जो कि बहुत लंबे समय से चल रहे थे इस नेशनलिज्म की फीलिंग के बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से, या तो ये वैसे पुराने रिश्तों को होता है कंटिन्यू करें, या तो फिर ये क्या करें, एक नई जो होता है शुरुआत करें। या तो जैसे इनके पुराने रिश्ते थे, जैसे पुराने संबंध होते बने हुए थे आपस में एक दूसरे के साथ, उसको कंटिन्यू करें, या तो दूसरी जो होता है एक नई शुरुआत करें। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे पता है जितने भी वहां के लोग जो थे यूरोप के, उनको पता था कि अगर जो होता है हम अपने जो पुराने रिश्ते हैं, ठीक है, उन्हीं को आगे लेकर के चलेंगे, ठीक है, जो लड़ाई झगड़े वाले, जो दुश्मनी वाले हमारे जो रिश्ते जो हैं आपस में, उसको हम आगे लेकर के चलेंगे, तो उसका रिजल्ट फिर से जो होता है वो वॉर ही होगा। और अगर फिर से वॉर होगा तो फिर से इकोनॉमिक तबाह होगी, फिर से लोग जो होता है मारे जाएंगे, फिर से बहुत ज्यादा जो होता है नुकसान हम सभी को झेलना पड़ेगा। तो लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया, ठीक है, कि लोगों ने, ठीक है, और लीडर्स ने जो था सबने डिसाइड किया कि हम ये जो हमारे पुराने रिश्ते हैं, ठीक है, इनको कंटिन्यू नहीं करेंगे, बल्कि हम सब मिल करके जो है एक नई शुरुआत करेंगे। और ये नई शुरुआत जो है, ठीक है, एक नए रिश्ते की शुरुआत जो होता है हम सब आपस में मिल करके करने वाले हैं। और ये जो नया रिलेशन होगा हमारा, ये कॉपरेशन के ऊपर बेस्ड होगा। अब दुश्मनी हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, हम लोग एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रिलेशन जो होता है वो इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, ये सारा डिसीजन था यूरोप के लोगों ने, यूरोप के लीडर्स ने जो था, यूरोप के जो मेकर्स जो थे उन्होंने ले लिया। ठीक है, और इसी डिसीजन के बाद जो था, इसी फैसले के बाद जो था, यूरोपियन यूनियन की जो था निर्माण शुरू हो जाती है। कैसे शुरू हो जाती है, देखिए यहाँ पे जो था इन लोगों ने डिसाइड तो कर लिया कि हम लोग क्या करेंगे, एक कोऑपरेटिव और एक फ्रेंडली रिलेशन एक दूसरे के साथ बिल्ड करेंगे। लेकिन अब बिल्ड कैसे करेंगे, तो फिर इसके लिए जो था एक आपस में कोऑपरेटिव और फ्रेंडली रिलेशन को बिल्ड करने के लिए यहाँ के लोगों ने जो था डिसाइड किया कि अगर हम सब जो होता है अपनी जो इकोनॉमी है, अपनी जो अर्थव्यवस्था है, उसको होता है जोड़ लें आपस में एक दूसरे के साथ, और एक कॉमन मार्केट जो होता है क्रिएट कर लें, आपस में जो होता है ट्रेड करना शुरू कर दें, प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता है करना शुरू कर दें। यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को एक दूसरे के साथ जो होता है बढ़ावा देते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारे बीच में जो होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, फ्रेंडली रिलेशन बढ़ेंगे, ठीक है, कॉपरेशन जो होता है बढ़ेंगे, और ऐसे केसेस में क्या होता है, लड़ाई झगड़े जो होता है वो बहुत कम हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में जो था 1962 में वॉर हुई, ठीक है, बहुत बार जो थे वो, और उसके बाद से जो था भारत और चाइना के बीच में रिश्ते जो थे वो काफी ज्यादा बेकार हो गए। लेकिन जैसे 1991 के बाद जो था हमने जो एलपीजी मॉडल जो था, ठीक है, अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, और आप देख सकते हैं कि उसके बाद से क्या हुआ, 1991 के बाद से इंडिया और चाइना के बीच के रिश्ते काफी ज्यादा जो था सही हो गए थे। क्यों, क्योंकि हमने इकोनॉमिकल रिलेशन जो था अपने काफी ज्यादा अच्छे कर लिए। यही बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट जो था यहाँ पे भी लागू हुआ। इन्होंने इन सारी यूरोपियन कंट्रीज ने डिसाइड किया कि अगर हम लोग अपनी यूरोप इकोनॉमिकल कॉपरेशन जो है, ठीक है, उसको बढ़ावा दें, इकोनॉमिकल रिलेशन होता है एक दूसरे के साथ बिल्ड कर लें, तो हमारे रिलेशन होता है ऑटोमेटिकली कोऑपरेटिव और फ्रेंडली हो जाएंगे। ठीक है, और यहीं से होता है यूरोपियन यूनियन की शुरुआत होती है। लेकिन अब यहाँ पे यूरोपियन ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज के जितने भी लोग जो थे, लीडर्स जो थे, उनके सामने एक बड़ा सवाल था। सवाल जो था वो ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या हुआ था, सारे के सारे जो यूरोपियन कंट्रीज जो थे उनकी इकोनॉमी पहले से ही तबाह हो चुकी थी। ठीक है, और उन सभी को अपनी इकोनॉमी को था दोबारा बिल्डअप करने के लिए, उसको रिवाइव करने के लिए जो था पैसे की जो था बहुत ज्यादा जरूरत थी। और फिर इनके सामने जो था पैसे की मदद जो थी वो इनको यूएसए ने की। यूएसए ने जो था सबसे पहले जो था यूएस जो गवर्नमेंट जो थी उस समय, उसने जो था मार्शल प्लान को लागू किया। बहुत ज्यादा जो था इंपॉर्टेंट है ये, दो मार्क्स में जो था जरूर आता है। व्हाट वाज मार्शल प्लान, बहुत बार आता है, हर पेपर के अंदर आपको मिलेगा। यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सारी यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी को जो था रिवाइव करने के लिए, उनको इकोनॉमिकल एड देने के लिए, ठीक है, आर्थिक सहायता देने के लिए मार्शल प्लान जो था लॉन्च किया। और इस मार्शल प्लान के तहत जो था इनको इकोनॉमिकल, ठीक है, पैसे वगैरह दिए, ठीक है, इनको, और इनको इनकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, इनकी इकोनॉमी को दोबारा से बिल्डअप करने के लिए था पैसे वगैरह जो था इनको प्रोवाइड किए। ठीक है, और इसके साथ साथ जो था पैसे वगैरह देने के साथ साथ जो था अमेरिका ने जो था उस समय जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज होती, ठीक है, उनको जो था मिला करके एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का भी जो था निर्माण किया। ठीक है, इसके निर्माण जो थे बेसिकली 16 अप्रैल 1948 के अंदर की गई थी।
ठीक है। अमेरिका ने जो था सबसे पहले मार्शल प्लान लॉन्च किया, उसके तहत इकोनॉमिक कॉपरेशन दिया, और उसके बाद जो था ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, इसको भी जो था 16 अप्रैल 1948 के अंदर बनाया, ताकि अमेरिका जो था एक तरीके से जितने वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको इकोनॉमिकल जो था मदद दे पाए। ठीक है, आगे चल करके जो था ये एक फोरम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो वहां इस समय क्रिएट किया गया, ये आगे चल करके एक फोरम या फिर आप कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जहां पे जितनी भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज होती हैं वो एक दूसरे को होता है, जितने भी जो ट्रेड के मुद्दे होते हैं, जितने भी इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम होती हैं उनके ऊपर एक दूसरे को मदद करना शुरू कर देती है। और फिर आगे चल करके जो होता है जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज होती हैं इनमें जो था इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ावा देने के साथ साथ जो था पॉलिटिकल कॉपरेशन को भी जो था बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, आर्थिक, ठीक है, सहायता के साथ साथ जो था राजनीतिक सहायता को भी जो था एक दूसरे के बीच में, ठीक है, पॉलिटिकल कॉपरेशन को भी जो था इन सारी यूरोपियन कंट्रीज के बीच में बढ़ावा देने के लिए जो था काउंसिल ऑफ यूरोप का जो था निर्माण किया गया। ठीक है, काउंसिल ऑफ यूरोप, इसका जो था निर्माण किया गया। ठीक है, इसका निर्माण जो था 5 मई 1949 के आसपास जो था किया गया था। ठीक है, ये 5 लिखा हुआ है। और फिर इस पॉलिटिकल, ठीक है, कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए काउंसिल ऑफ यूरोप का जो था निर्माण 5 मई 1949 को किया गया। और इसके बाद जो था वो आगे चल करके जो था, ठीक है, जैसे जैसे ये पॉलिटिकल कॉपरेशन जो था इन सारी कंट्रीज के में बढ़ने लगा, ठीक है, और इसके साथ साथ जब कंट्रीज के बीच में जो था इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो था और ज्यादा बढ़ने लग गया, ठीक है, आर्थिक, ठीक है, जो जुड़ाव जो था एक दूसरे के साथ, ठीक है, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ने लग गया और आर्थिक जुड़ाव जो था एक दूसरे के साथ जो था बढ़ने लग गया। और इसके साथ साथ जो था, ठीक है, जब इन दोनों इन सारे के सारे कंट्रीज में, ठीक है, जब पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कॉपरेशन बढ़ गया तो फिर आगे चल करके जो था एक और जो था ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया, ठीक है, जिसका नाम जो था वो था यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। इसका जो था निर्माण किया गया और इसका निर्माण जो था बेसिकली 1951 के आसपास जो था वो किया गया था। और फिर फाइनली जाकर के जो था 25 मार्च को जो था 1957 के समय में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का जो था निर्माण किया गया 25 मार्च 1957 को। ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का जो था निर्माण किया गया था 25 मार्च, ठीक है, 1957 को। ठीक है, और फिर आगे जा करके जो था बेसिकली जो होता है वो टाइम जो होता है, ठीक है, जब यूरोपियन यूनियन का निर्माण किया गया था वो भी फाइनली जो आ जाता है, होता है ठीक है कि 1991 के अंदर आपको पता है यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है। ठीक है, पहले जो था इन सबका जो था निर्माण कोई 6 यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा जो था किया गया था। और फिर जब 1991 के आसपास जो होता है कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशन पहुंचते हैं तो उस समय क्या होता है यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है। और इसके डिसइंटीग्रेशन के बाद जो था बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो होती है वो आजाद होती हैं, ठीक है, खास करके ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। और जब वो सारी आजाद होती हैं तो वो सब भी जो होता है इन सबको इन सब सारी कंट्रीज के साथ जो होता है मिल करके फाइनली जो होता है वो 7 फरवरी 1992 को जो था ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच को साइन करने के बाद जो था यूरोपियन यूनियन का जो था निर्माण करते हैं। ठीक है, आई होप आपको जो था इसका, ठीक है, जो इवोल्यूशनरी स्टेज जो था समझ आ गया होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से फटाक से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन का निर्माण किया गया 16 अप्रैल 1948 को। उसके बाद जो था फिर उसके बाद फिर जो था एक तरीके से काउंसिल ऑफ यूरोप का निर्माण किया गया। उसके बाद फिर आगे चल करके जो था वो यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी का जो था निर्माण किया गया। और फिर आगे चल करके जो था काउंसिल ऑफ यूरोप को यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का निर्माण किया गया। और फिर आगे चल करके जो था वो फाइनली यूरोपियन यूनियन का निर्माण जो था वो कर दिया गया। ठीक है, आई होप आपको ये सारी की सारी चीज समझ आ गई होगी। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट जो होता आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए, मैं उसको तुरंत के तुरंत क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और अब आगे जो हम चलते हैं, ठीक है, कि यूरोपियन यूनियन को एक तरीके से एक सुपर पावर के रूप में क्यों देखते हैं। ठीक है, मतलब किसकी जो है यूरोपियन यूनियन की जो है पावर क्या क्या है उनको हम आगे चल करके डिस्कस करते हैं। अगर दोस्तों हम यूरोपियन यूनियन की जो है पावर की बात करें तो यूरोपियन यूनियन के पास जो है बहुत सारे तरीके की पावर है। पॉलिटिकल पावर है, इकोनॉमिकल पावर है, ठीक है, और उसके साथ साथ जो होता है इसके पास बहुत सारी मिलिट्री डिप्लोमेटिक पावर भी जो है बहुत सारी मौजूद है, जिसकी वजह से जो है ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर होता है कि इंपॉर्टेंट पोजीशन को होल्ड करके रखता है। ठीक है, एक एक करके हम सारी की सारी पावर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इकोनॉमिकल पावर को, कि यूरोपियन यूनियन की होता है इकोनॉमिकल पावर क्या क्या है। ये इस साल जो था इस ईयर बोर्ड में जो था आया गया था। ठीक है, मैंने खुद इसका आंसर लिखा था
अगर हम इकोनॉमिकल पावर की जो तरीके इसकी बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो सबसे पहली पावर होता है इसकी वो है कि यूरोपियन यूनियन जो है ये दुनिया की जो है सेकंड लार्जेस्ट जो है वो इकोनॉमी है। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो यूरोपियन यूनियन है। कोई 17 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की होता है इकोनॉमी है इसकी 2016 के हिसाब से। इसके साथ साथ जो होता है यूरोपियन यूनियन का जो शेयर है वर्ल्ड ट्रेड के अंदर, ठीक है, जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड है, जो विश्व का जो पूरा का पूरा व्यापार होता है, उसमें भी यूरोपियन यूनियन का शेयर जो होता है काफी ज्यादा जो होता है बड़ा है। ठीक है, कोई आई गेस सेकंड रैंक पे शायद होता आता है या फिर फर्स्ट रैंक पे आता है, एक बार होता है, इसको कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये इसका शेयर जो है वर्ल्ड उसमें वर्ल्ड ट्रेड के अंदर काफी ज्यादा होता है बड़ा है। और इसके साथ साथ जो होता है ठीक है वो इसकी जो करेंसी है, ठीक है, यूरो इसकी जो करेंसी जो है यूरोपियन यूनियन की, इसके पास इतनी कैपेसिटी है। ठीक है, इस यूरो करेंसी जो है ठीक है यूरोपियन यूनियन की, इसके पास इतनी कैपेसिटी है ठीक है कि ये जो डॉलर करेंसी का इस समय जो इन्फ्लुएंस हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर जो बना हुआ है, ठीक है, इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के ऊपर बना हुआ है, उसको चैलेंज होता है कर सकता है। इसके साथ साथ जो होता है कि जो यूरोपियन यूनियन जो है कि हमारे आज के जितने भी इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन जो है ठीक है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, चाहे वो आपके IMF हो, ठीक है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, उन सभी के अंदर होता है जैसे यूएसए एक इंपॉर्टेंट जो होता है पोजीशन को होल्ड करता है, वैसे ही यूरोपियन यूनियन भी होता है इन सारी के सारी इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो होता है एक इंपॉर्टेंट पोजीशन को होता है होल्ड करता है। ठीक है, ये इसकी इकोनॉमिकल पावर होता है इतना ही है। ठीक है, अगर जो होता है हम बात करें अपने पॉलिटिकल पावर की, ठीक है, पॉलिटिकल पावर को होता है यूरोपियन यूनियन के देखेंगे तो फिर पॉलिटिकल पावर की जो होता है अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो सबसे पहली पावर जो आती है वो यूरोपियन यूनियन की जो होता है वो ये है, ठीक है, कि यूरोपियन यूनियन जो होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज शामिल हैं, तो यूरोपियन यूनियन के पास होता है पहली बात तो एक जो है वो एक परमानेंट मेंबर जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का वो अवेलेबल है। कौन है? फ्रांस है। पहले इसमें जो थे वो दो थे, फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम दोनों थे, लेकिन यूनाइटेड किंगडम ने जब छोड़ दिया इसको, ठीक है, तो फ्रांस, ठीक है, और केवल एकमात्र होता है परमानेंट मेंबर बचा है यूरोपियन यूनियन के अंदर, ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। और एक परमानेंट मेंबर के साथ साथ होता है यूरोपियन यूनियन के अंदर होता है बहुत सारे नॉन परमानेंट मेंबर भी होता है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के शामिल है। ठीक है, और एक परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर होता है बहुत सारे होने की वजह से जो यूरोपियन यूनियन है ये यूनाइटेड नेशन के अंदर होता है काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन को होल्ड करता है। और इन सारी कंट्रीज की मदद से, ठीक है, जो भी यूएस की पॉलिसीज यूनाइटेड नेशन के अंदर होती हैं उनको कहीं ना कहीं जो होता है को चैलेंज होता है को कर सकता है। इसके साथ साथ होता है कि यूरोपियन यूनियन की जो सबसे खास बात जो है ये है कि ये पूरी तरीके से एक कंट्री के रूप में और फंक्शन करता है, एक पूरे के पूरे के स्टेट के रूप में फंक्शन करता है। कैसे? जैसे हमारा जो तरीके एक देश है, हमारी खुद की जो तरीके कंट्री है इंडिया, हमारी खुद की कंट्री की होता है फाउंडिंग डेट है, एक खुद का एक नेशनल जो होता है एंथम है, नेशनल जो होता है फ्लैग है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। वैसे ही जो होता है यूरोपियन यूनियन जो है, ठीक है, इसके भी जो होता है अपना खुद का जो होता है एक नेशनल फ्लैग है, ठीक है, नेशनल एंथम है, एक फाउंडिंग डेट है, एक पर्टिकुलर जो तरीके करेंसी है, ठीक है, बिल्कुल ठीक एक कंट्री के तरीके से जो है यूरोपियन यूनियन जो है वो फंक्शन करता है। और यही जो कि पूरी तरीके से कंट्री की तरीके से फंक्शन करता है, यही इसको काफी हद तक एक पॉलिटिकल पावर जो है प्रदान करता है। अब जो है हम बात करेंगे इसकी मिलिट्री पावर की। मिलिट्री पावर जो है बहुत थोड़ा सा है, ठीक है, लेकिन काफी अच्छा भी है। अगर हम इसकी मिलिट्री पावर की बात करें तो यूरोपियन यूनियन जो है बेसिकली यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी कंट्री शामिल हैं, ठीक है, अगर हम सबको होता मिला दें तो ये दुनिया की जो होती है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट जो होता है मिलिट्री पावर है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन जो होता है दुनिया की सबसे सेकंड लार्जेस्ट जो है वो मिलिट्री पावर है। इसके साथ साथ होता है कि यूरोपियन यूनियन जो है, ठीक है, वो एक तरीके से ये सेकंड लार्जेस्ट सेंटर भी है, ठीक है, स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है, स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का होता है दुनिया में, ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन जो है वो दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद। उसके साथ साथ होता है और इसकी मिलिट्री पावर की बात करें तो यूरोपियन यूनियन के पास जो होता है कि बहुत सारे, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में शामिल हैं, तो इसके पास जो होता है कि बहुत सारे न्यूक्लियर स्टेट भी होता है शामिल है, ठीक है, मतलब कि ऐसे स्टेट शामिल है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन होता है मौजूद है। ठीक है, यही जो होता है कि इसकी केवल और केवल होता है मिलिट्री पावर है। ठीक है, और एक खास बात,
ठीक है, कि यूरोपियन यूनियन जो है ठीक है वो डिफेंस और मिलिट्री के अंदर जो होता है दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट जो होता है इन्वेस्टमेंट करता है। सबसे पहले जो होता है पूरी दुनिया में अमेरिका जो है वो मिलिट्री और डिफेंस के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है। उसके बाद जो है हमारा यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, ये मिलिट्री के ऊपर और डिफेंस के ऊपर होता है दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है करता है। इसके वजह से इसकी मिलिट्री पावर भी होता है काफी ज्यादा मजबूत है। ठीक है, बस यूरोपियन यूनियन के अंदर होता है इतना ही कुछ होता है शामिल है। आई होप दोस्तों आपको ये सेशन होता है कि आपने काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। ठीक है, और अगले टॉपिक के अंदर होता है हम आसियान के बारे में बात करेंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो जरूर बताइएगा। ठीक है, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए थैंक यू।